व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल एंडिंग पे है, बट कुछ छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, एक रिजर्व्स का एक ट्रीटमेंट और होता है, तो वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। और इसके बाद एक पार्ट और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर एडमिशन की तरफ चलते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो बहुत ध्यान से उसको समझना। बट फिलहाल आज जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एडमिशन में भी आएगा, तो इसको ध्यान से समझ के चलना और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश करना। तो चलो चैप्टर को कंप्लीटनेस की तरफ लेके चलते हैं, एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं अब इसमें लास्ट क्या बचा है। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो अगले सभी चैप्टर्स में आने वाला है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। ऐसा क्या है, आओ देखते हैं। लेट्स बिगिन। हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और उनका रेशो था इक्वल 1:1:1। ये हम लोग ऑलरेडी यही एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। अब क्या हुआ, अब रेशो चेंज हो रहा है ए बी सी का, और रेशो हो रहा है 3:2:1। हम लोगों ने कहा कि इन्होंने एक जनरल रिजर्व बना के रखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व बना के रखा हुआ था 60,000 रुपीज़ का। अब रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसका एक जनरल क्या ट्रीटमेंट करते हो आप लोग इसका जनरल ट्रीटमेंट करते हो कि रिजर्व जो होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए, क्योंकि ये तो इन्होंने बनाया होगा, इनकी मेहनत थी। रिजर्व का ट्रीटमेंट जिन्होंने नहीं देखा भाई प्लेलिस्ट में चले जाओ और रिजर्व का ट्रीटमेंट देख लो, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। जनरल रिजर्व नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या बनता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था, तो हम लोग नॉर्मल सेंस में क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल सेंस में एंट्री पास कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। पूरा लिखना प्लीज फुल फॉर्म्स में, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। कितना कितना, ये पूरा 60,000 का रिजर्व और 20,000 तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि देखो भाई, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आज इनके हिस्से में कितना कितना रिजर्व बनता था, 20। इन केस ये डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं करते, तो आज से जब भी 8-10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 20 ईयर्स, या जब भी, ये मैंने सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ 10 साल, जब भी फर्म बंद होगी, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी, तो सब कुछ इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि रेशो तो ये कर दिया था ना, 10 साल पहले चेंज करके ये कर दिया था। तो अगर ये रिजर्व आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो फिर इस रेशो में कितना कितना बटेगा, 30,000, 3:1 में ना, 30,000, 20,000 और 10,000। तो भाई इसने रिजर्व बनाया था 20,000 और मिल रहा है 30,000 इसको, तो ये तो बहुत खुश होगा कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ गया, पैसा 10,000 फालतू मिल गया। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 20 थे, अब भी 20 ही मिल रहे हैं, तो ये तो बस ये अपना स्क्वायर सा फेस लेके, स्क्वायर सी आंखें लेके, और ये बस ऐसे ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाई साहब इसने लगाए थे 20,000, मिलेंगे कितने, 10,000, तो ये तो परेशान होगा, कि भाई लगाए थे मैंने 20, मिल रहे हैं मुझे 10, ये तो मेरे लिए बहुत नुकसान है। इसीलिए ऐसा ना हो तो हमने क्या बोला कि भाई रिजर्व को बांट दो। लेकिन अब इन पार्टनर्स के माइंड में यह आया कि भाई अगर हमने रिजर्व बांट लिया, ये 20 हमने यूज कर लिए, कल अगर हमें पैसे की जरूरत हुई ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास रिजर्व तो बचा ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो बहुत नुकसान है। तो इस सिनेरियो में ये लोग क्या करते हैं, ए और सी, देखो बी को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ए और सी आपस में बात करते हैं, ए और सी आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। ए बोलता है भाई सुन मेरी बात, तेरे को फ्यूचर में 10,000 रुपये का नुकसान ही तो हो रहा है, तेरे को फ्यूचर में 20 की जगह 10 मिल रहा है, तो तेरे को 10 का लॉस हो रहा है, और मुझे क्या हो रहा है, मुझे 20 की जगह 30 मिल रहा है, तो मुझे 10 का फायदा हो रहा है, बस इतना ही तो हो रहा है। 10 तो तुझे फ्यूचर में मिलेंगे ही, अभी तेरे को कितना नुकसान हो रहा है, 10 का नुकसान हो रहा है, और मुझे 10 का फायदा हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, तू मेरे से आज ही 10,000 ले ले, तू मेरे से क्या कर, आज ही 10,000 ले ले। अगर ये इसको आज ही 10,000 पे कर देता है, तो देखो फ्यूचर में इसको रिजर्व के 10 तो मिलेंगे, तो 10 और 10 20 पूरे हो गए, और इसके पास से 10 कम हो गए, तो फ्यूचर में 30 मिलेंगे, तो 10 ऑलरेडी पे कर चुका होगा, तो 20 ही बचता है। समझ रहे हो,
ए ने सी के साथ बात करी और इसने बोला कि भैया मेरे से आप 10,000 रुपीज ले लो, यही तो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हम रिजर्व को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, हम रिजर्व को ऐसा ही रहने देते हैं। रिजर्व क्या पता जरूरत पड़ जाए, और जरूरत ना पड़ी तो जब डिसॉल्व होगा तो इस रेशो में बांट लेंगे, क्योंकि आपको 10 कम मिल रहे थे तो आप मेरे से 10 आज ही ले लो, कोई बात नहीं। इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व व्हेन इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ रहे हो? तो हेडिंग क्या होता है? व्हेन रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses are not to be distributed. Not to be distributed. अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो तो ट्रीटमेंट ये होगा कि जिसको फायदा हो रहा है वो कंपनसेट कर देगा जिसको लॉस हो रहा है उस इंसान को। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए को फायदा हो रहा है तो ए पेमेंट कर देगा किसको? सी को। तो क्या एंट्री बनेगी? अगर आप ए से पैसा ले रहे हो, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, सी को दे रहे हो, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है। तो एंट्री ए टू सी हो गई। ये एंट्री क्या है? ये एंट्री हम लोग करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में होगी ये? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब मुझे ये तो समझ में आ गया था सीधा सीधा, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगा कैसे? मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करूंगा? देखो, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो ए बी सी, इनका ओल्ड रेशो क्या था? 1/3 1/3 1/3, और न्यू रेशो कितना हो गया? 3/6 2/6 1/6। 3:2:1 है ना? 3/6 2/6 1/6। एलसीएम 6, 2 - 3 2 - 2 2 - 1। तो यहाँ पे देखो -1/6, यहाँ पे 0 ही हो गया ये, और ये 1/6। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये यहाँ पे जहाँ पे आप एलसीएम लेते हो, देखो पहले ओल्ड वाला आता है फिर न्यू वाला आता है ना? पहले इसके पास 2 था, अब इसके पास 3 है, 2 से 3 तो ये तो गेन कर गया। पहले भी 2 अब भी 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 अब 1, पहले 2 अब 1, नुकसान। तो ये हो रहा है सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, सी कर रहा है सैक्रिफाइस। एंट्री क्या करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? ए। तो एंट्री होगी एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। वो डिपेंड करेगा कि कैपिटल्स फिक्स तो नहीं है। अगर कैपिटल्स फिक्स है तो फिर करंट अकाउंट से होगा। टू सीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। देखो वही हुआ या नहीं हुआ? ए को फायदा हो रहा था तो ए कंपनसेट कर रहा है, ए डेबिट कर रहा है, सी को क्रेडिट करा जा रहा है। अब ध्यान रखना, रिजर्व वैसे का वैसा रहेगा। रिजर्व नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एडजस्टमेंट कर लिया। हमने कहा भाई पड़ा रहने दो, क्या पता कल पैसे की जरूरत पड़ जाए, कहाँ से लाएंगे, इसको रहने दो बुक्स में। तो रिजर्व को हमने ना डिस्ट्रीब्यूट करके सिर्फ जो फायदा नुकसान हो रहा था उसको एडजस्ट कर लिया, सिंपल। अब अमाउंट कितनी? अमाउंट तो आपको पता ही है भाई, 60,000 का रिजर्व था, जितना इतना फायदा हुआ है 1/6। देखो वही 10,000 आ गया। 10,000 आया या नहीं आया? हमने शो कर दिया। ठीक है, एंट्री क्या कर देंगे? बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एडजस्टेड अमंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्ट करा है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रखना, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो जनरल रिजर्व के अब आपके पास 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको क्या करना है? सिंपली जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ऐसे लिखा आया कि जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो फिर वहां क्या एंट्री करना? ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझे? मैं इसको लिखवा देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अब मैं आगे लिखवाता हूं आपको। इसके बाद नोट डाउन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ reserves and accumulated profits or losses। इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट
अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या एंट्री करोगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो भी है, कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखोगे, बार बार बोलता हूं मैं हर वीडियो में। एंड इफ क्वेश्चन स्टेट्स reserves and accumulated profits and losses are not to be distributed, ये APL का मतलब है accumulated profits and losses, not to be distributed, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने तो एंट्री होगी फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। सिंपल, ठीक है। ये दोनों केसेस मैंने आपको समझा दिए। नॉर्मली ये चलता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना जस्ट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, और ये काम किस में होगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। समझे क्या? सिंपल। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट और बचता है, नोट डाउन हो गया? एक क्वेश्चन और बचता है, वो क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होता है? देखो सुनो, हम लोगों ने ABC ने सपोज फर्म बनाई थी 2010 में, 2010 में कुछ एसेट्स लगाए, कुछ लाइबिलिटीज लगाई, और उसके बाद 2011 में कोई प्रॉपर्टी ले ली, 2012 में कोई बिल्डिंग ले ली, 2013 में कोई गाड़ी ले ली बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से कुछ एसेट्स बनते रहे, कुछ लाइबिलिटीज बनते रहे। अब आज आ गए हम 2020 में, 2020 में, और रेशो कर रहे हैं चेंज। तो आप सोचो इस सिनेरियो में क्या जो एसेट्स 2010 में जिस लैंड की वैल्यू 1 लाख थी, क्या वो आज भी 1 लाख की होगी? 10 साल बाद उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ गई होगी। अगर कोई गाड़ी उस टाइम 2 लाख की थी तो क्या वो आज भी 2 लाख की होगी? उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो गई होगी। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है टाइम के साथ, ज़्यादा हो जाती है किसी की कम हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को आज जब रेशो चेंज कर रहे हैं उसको आज के वैल्यू से कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि भाई पार्टनर का रेशो चेंज अगर हो रहा है तो एसेट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट करना बनता है ना, क्योंकि पहले वो सब कुछ इस रेशो में बांट रहे थे, अब वो किस रेशो में बांटेंगे? इस रेशो में बांटेंगे। तो ये कहा जाता है कि आप आज की वैल्यू पे ले आओ एसेट्स और लाइबिलिटीज को और देख लो कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस आ रहा है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्यों? क्योंकि फिर उसमें ये हो जाता है कि अब हम यहां तक सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो भी सब्सिक्वेंट होगा, आने वाले सालों में होगा, तो वो इस रेशो में हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां तक ऑलरेडी सब कुछ एक बार सेट हो चुका था। तो क्या करना है आप लोगों को? आप लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू देखनी है कि आज कितनी है, वहां से पहली वाली वैल्यू को कंपेयर करना है, उसके बाद ये देख लेना है कि एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट को क्या बोलूंगा मैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट हमारा, ध्यान रखना, एक नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर कोई लॉस वाली आइटम है, अगर कोई लॉस वाली आइटम है तो उसको डेबिट में लिखना है, और कोई प्रॉफिट वाली आइटम है तो उसको क्रेडिट में लिखना है। अब आप सोचो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में प्रॉफिट या लॉस होता कब है? सुनो, अगर मेरा लैंड यानी कि मेरा एसेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मेरा फायदा है। अगर मेरा एसेट बढ़ता है तो मुझे फायदा है या नहीं है? प्रॉफिट है। और प्रॉफिट वाली चीज कहाँ लिखनी है? क्रेडिट वाली साइड में। तो रीवैल्यूएशन में क्या लिखूंगा? बाय इंक्रीज इन एसेट्स। सबसे पहले तो एसेट अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट में लिख देना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कोई फायदा है, कोई प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट करो, है ना। एक चीज एसेट बढ़ने से प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज, अगर मेरा कोई क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, वो कम हो जाता है,
मेरे क्रेडिटर को किसी को 10,000 देने थे, वो कह रहा है कि यार छोड़ मत दे, मैं ऐसे ही चल जाएगा, या फिर मुझे अल्टीमेटली आप 2,000 दे दो बस, वो बहुत है, मुझे सफिशिएंट है, मुझे आपसे पैसे लेने ही नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हो जाए, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, तो लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो भी तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी क्रेडिट होगी। तो अगर एसेट बढ़ा तो क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटी कम हुई, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हुई तो भी क्रेडिट, ये भी हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब लॉस कब कब होगा? लॉस होगा जस्ट इसका रिवर्स, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और इंक्रीज इन एसेट का मतलब है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, है ना। एसेट की वैल्यू अगर कम हुई तो भाई नुकसान हो गया, मेरी लैंड 1 लाख से अगर 50,000 की होगी तो लॉस है, तो उसको मैं इधर लिखूंगा। या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाए, देने थे किसी को 10,000, अब देने पड़ रहे हैं 15,000, तो नुकसान है, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बस प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है, इधर वाले दोनों को प्लस करके माइनस करो, बैलेंस अगर इधर आया, अगर बैलेंस इस साइड आया तो उसको क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड टू, ये कहाँ ट्रांसफर्ड होगा, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, किसके, पार्टनर्स के। सपोज 2 पार्टनर्स हैं तो ए और बी दोनों में बांट देना, ये हमारे वाला एग्जांपल ले लो, 3 पार्टनर ले लो, तीनों में बांट देना। किस रेशो में बढ़ता है ये प्रॉफिट, ओल्ड रेशो। अगर नहीं में बांट दिया फिर फायदा क्या हुआ करने का, हम लोग तो आज तक की सारी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। और इधर क्या आएगा, अगर बैलेंस इधर आया, सपोज बैलेंस इधर आया, ये ज़्यादा हुआ ये कम हुआ, तो ये है लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ए बी सी। और ये आपका टोटल हो गया। अकाउंट में इधर क्या आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंपल। ये होता है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, सीधा सीधा मैंने आपको बताया, जब भी रेशियो चेंज हो तो एसेट्स या लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लो, और रीवैल्यू करके उनकी कीमत निकालो। कीमत निकालने के बाद देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखना है, लॉस हुआ तो इधर लिखना है, और पार्टनर्स में बांट देना है, समझे, ठीक हो गया। प्रॉफिट या लॉस कब पता चलेगा, बिल्कुल बाद में। मेन काम सबसे पहले आपको ये करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या आप देखो कि क्या मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, अगर लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है, तो इधर लिख दो। लैंड की वैल्यू कम हो रही है तो इधर लिख दो। लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो इधर, बढ़ रही है तो इधर। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस, डिफरेंस अगर इधर आया तो फायदा, इधर आया तो लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट, समझे। तो 2 मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स कराए। 2 कॉन्सेप्ट्स कौन से कराए, एक वो अगर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, और दूसरा रीवैल्यूएशन। दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अब बचते हैं हमारे पास इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस, उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी आता है, उसमें रीवैल्यूएशन भी आता है, उसमें रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी आता है। वो कैसे होंगे, कैसे करेंगे, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा और चैप्टर हो जाएगा खत्म। बस वही बचा है, और चैप्टर में कुछ नहीं बचा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए, डिलीवर कर दिए। आराम से रिवाइज कर लो एक बार, पूरा चैप्टर जितने भी इसके पार्ट्स आए हैं ध्यान से रिवाइज कर लो, और चैप्टर कंप्लीट। फिर आगे चलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरफ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, बस करो प्रैक्टिस, अच्छे से लेके चलो। थैंक यू सो मच।